बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। अच्छा जी, एमए इन इंग्लिश लिटरेचर की इस क्लास में हम हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पढ़ रहे हैं। और हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर हम शुरू से बिल्कुल लेकर चल रहे हैं। एंग्लो सैक्सन लिटरेचर से हमने बात शुरू की है। एंग्लो सैक्सन लिटरेचर के बारे में हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि इट वाज वेरी सिंपल लिटरेचर, क्योंकि जाहिर है कि एंग्लो सैक्सन लिटरेचर हमें मिलता है बिल्कुल एंड के दौर में, जब लैटिन लिटरेचर आ चुका था इंग्लैंड में, रोमन्स आ गए थे। तब हमें उससे पहले का जो लिटरेचर है वो सिर्फ सुना और सुनाया जाता था। उसमें रिटन मटेरियल हमें शाज़ो नादिर मिलता है। तो बहरहाल फिर भी कुछ ना कुछ तो मिला है जिसके ऊपर हम बात करेंगे आज। आइए स्क्रीन शेयर करता हूँ, मैं अपने नोट्स खोल रहा हूँ। ये देखिए, ये एंग्लो सैक्सन लिटरेचर के ऊपर बात हो रही है। तो मैं चैट खोल लेता हूँ, सवाल हो तो पूछ लीजिएगा। एंग्लो सैक्सन लिटरेचर में हमारे पास जो है वो पोइट्री में दो चीजें हैं, पोइट्री है और प्रोज। पोइट्री में तीन किस्म की पोइट्री है, हीरोइक, एलिजियक और लिरिक। हीरोइक में जाहिर है कि हीरोइज्म शो किया गया है, तो एक स्टोरी है जो सुनी और सुनाई जाती थी, बेओवुल्फ। बेओवुल्फ जो है ये हीरो का नाम है और हीरोइक पोइट्री है। और उस जमाने की बात है जब एपिक्स लिखे जाते थे ग्रीक में। तो ये भी एक टाइप ऑफ एपिक समझ लीजिए। एपिक तो नहीं कहेंगे हम फुल फॉर्म में, लेकिन उसी टाइप की दास्तान है, तवील मंजूम दास्तान है नज्म की शक्ल में। एलिजियक किसे कहते हैं? तो एलिजी कहते हैं मरसिए को। एक ऐसी नज्म जिसमें किसी बहुत ही अफसोसनाक सानहे पर शायरी की जाती है। और ये तवील नज्म जो है ये मरसिए की तरह है, दी सी फेरर। और जाहिर है कि उस वो जमाना था जब समंदर पे लोग सफर करने जाते थे, समंदर में सफर किया करते थे और जहाज डूब जाते थे, लोग मर जाते थे। तो इसी तरह की दास्तान है समंदर के सफर करने वालों पर। लिरिक ये वो हैं जो सॉन्ग्स की तरह गाए जाते थे, ठीक है ना। और अमूमन इसमें जो है वो रिलीजियस टच होता था। तो ये कैडमन पोइट का नाम है जिसने लिखी थी हिम। अच्छा, हिम जब हम कहते हैं तो हिम का मतलब क्या है? जैसे हमारे यहाँ खुदा की तारीफ में हमद होती है, इस तरह से अगर क्रिश्चियन हिस्ट्री में जाएं तो हिम्स लिखे जाते हैं, पढ़े जाते हैं। तो हिम जो है उसमें वो अपने खुदा की तारीफ करते हैं, ठीक है ना। तो ये हिम है जो रिलीजियस पोइट्री है। यूं समझ लीजिए कि हिम जो है रिलीजियस पोइट्री हुआ करती थी उस जमाने में। इसके अलावा प्रोज है। प्रोज में लैटिन लैंग्वेज में लिखी गई है, बीड ने लिखी है। बीड इज द नेम ऑफ द राइटर। हिस्ट्री ऑफ द इंग्लिश चर्च एंड पीपल, ठीक है। तो ये ऑब्वियसली सिक्स सेंचुरी के बाद लिखी गई है, क्योंकि सिक्स सेंचुरी में तो इंग्लैंड में पहला चर्च वजूद में आया था। सिक्स सेंचुरी में 597 AD, that was the last few years of the 6th century. Canterbury Church was built in the south of England. That was the city of Canterbury. Now this city is called Kent, Kent, Kent. इसी का पुराना नाम है Canterbury. And Canterbury Church is revered by the Christians of Central Europe very much as the first Christian church in England. तो जाहिर है कि बीड ने जो है वो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश चर्च एंड पीपल जो है वो ऑब्वियसली लिखी है सिक्स सेंचुरी के बाद, ठीक है। सिक्स सेंचुरी में तो चर्च बना है, क्रिश्चियनिटी की तबलीग शुरू हुई है इंग्लैंड में। फिर एक बुक आती है हमारे पास, ओल्ड इंग्लिश।
अच्छा, ओल्ड इंग्लिश बुक का नाम नहीं है। ओल्ड इंग्लिश वो लैंग्वेज है जो लैटिन से इंग्लिश जब बन रही थी, तो पहली किताब हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश चर्च एंड पीपल ये लैटिन लैंग्वेज में थी जो रोमन्स बोला करते थे, और दूसरी किताब जो है वो ओल्ड इंग्लिश में लिखी गई, यानी कदीम अंग्रेजी में लिखी गई है, जिसे आर्काइक इंग्लिश भी कहते हैं। दी एंग्लो सैक्सन क्रॉनिकल, ये क्रॉनिकल है। क्रॉनिकल किसे कहते थे? ये छोटे छोटे मैगजीन्स की शक्ल में निकला करते थे और वो लोग पढ़ते थे सारे। ये कोई एक बुक नहीं है, ठीक है ना। बहरहाल ये तो हमने डिस्कस की है थोड़ी सी लिटरेचर के अंदर जो चीज़ें मशहूर हैं उस जमाने के। और अब हम आइए देखते हैं, लास्ट टाइम हमने अपना लेक्चर छोड़ा था इस बात पर कि बेवुल्फ क्या है, बेवुल्फ की स्टोरी क्या है। अच्छा, ये स्टोरी हम क्यों पढ़ें? तो दो वजूहत हैं। नंबर एक तो ये कि बेवुल्फ के ऊपर बाद औक़ात क्वेश्चन आ जाते हैं। दूसरी, हमें ये जानना है कि उस वक्त की पोइट्री किस तरह की थी, जिसे हम पैगन पोइट्री कहते हैं, ठीक है ना, पैगन पोइट्री कहते हैं। तो ये पैगन का जो वर्ड इस्तेमाल होता है ये हीदन के लिए होता है। हीदन, मैं यहाँ लिख रहा हूं, हीदन। और ये कौन है? ये पॉलीथिस्टिक होते हैं, यानी कई कई खुदाओं को मानने वाले लोग होते हैं, या आसमानी मजहब को मानने वाले लोग नहीं होते। आसमानी मजाहिब तो तीन ही हैं, यहूदियत है, ईसाइयत है और इस्लाम है। इनके अलावा जो मजहबों को मानने वाले लोग थे या हैं, जो कि बुतों को मानते हैं, देवताओं को, देवियों को मानते हैं और दर्जनों खुदाओं को मानते हैं, तो वो पॉलीथियस्ट हैं जाहिर है। और न सिर्फ ये कि पॉलीथियस्ट हैं, बल्कि उनको पैगन कहा जाता है या हीदन कहा जाता है। तो दैट वाज द पीरियड ऑफ पैगन पोइट्री, राइट। अब देखिए, बेowulf इज द ओल्डेस्ट पोम इन द इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज में लिखी जाने वाली सबसे कदीम पोइट्री है बेowulf। सबसे पुरानी, सबसे कदीम पोम है बेowulf, ठीक है। इससे पहले का लिटरेचर हमें नहीं मिलता, और ये भी आखिरी दौर में लिखी गई। शुरू में तो ये भी सिर्फ जबानी जबानी सुनी और सुनाई जाती थी, ठीक। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पेसिमेन ऑफ एंग्लो सैक्सन लिटरेचर। जब हम एंग्लो सैक्सन लिटरेचर की बात करते हैं तो अहम तरीन नुस्खा हमें यही मिलता है एंग्लो सैक्सन पोइट्री पर डिस्कस करने के लिए। जब हम एंग्लो सैक्सन पोइट्री के ऊपर डिस्कस करते हैं, अमूमन सवाल आता है हिस्ट्री के पेपर में, एंग्लो सैक्सन पोइट्री पर जब डिस्कस करते हैं तो बेowulf का रेफरेंस दिए बगैर हम कोई बात नहीं कर सकते। एंड ऑल्सो द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग एपिक इन द इंग्लिश लैंग्वेज। देखिए, मैंने अभी आपसे कहा था कि एपिक, एपिक कहते हैं तवील दास्तान को जो नज्म की शक्ल में लिखी जाए। इसे इंग्लिश में हम डिफाइन करेंगे, एपिक इज अ लॉन्ग नैरेटिव पोम। लॉन्ग नैरेटिव पोम को कहते हैं। लॉन्ग तवील है, नैरेटिव दास्तान की शक्ल में, पोम नज्म की शक्ल में। इट कंसिस्ट ऑफ मोर देन 3000 लाइन्स, 3000 लाइन्स थी इसमें। इट हैड बीन पास्ड फ्रॉम माउथ टू माउथ फॉर 100, ये हमने पढ़ लिया था, रिवाइज हो रहा है ये जबानी। अच्छा, ये डबल क्लास होगी आज, याद रखिएगा, ठीक है। पिछली कसर निकालेंगे हम, मैक्सिमम इसमें करेंगे। तो माउथ टू माउथ, हमारे यहाँ उर्दू में कहते हैं सीना बसीना, ये दास्तान सैकड़ों सालों तक सुनाई जाती थी। 10th सेंचुरी में जाकर या 9th सेंचुरी के एंड में जाकर इसको लिखा गया पहली बार, ठीक। The main stories in the poem are based on the folk legends of the primitive northern tribes. कदीम शुमाली इलाका जात के जो कबीले थे उनकी लोक दास्तानें हैं, आपस की दास्तानें हैं, उनको इसमें बयान किया जाता था। Hrothgar, king of the Danes, has built near the sea a mead hall. ये मीड हॉल नहीं, मेड हॉल है, called Heorot. ये ही उस जमाने के किंग का नाम है, और जिसने
बनाया था एक मेड हॉल। मेड हॉल किसे कहते हैं? तो मेड हॉल एक तरह का बड़ा सा किला नुमा महल होता है, जो बहुत ही फोर्टिफाइड होता है, और उसमें हर किस्म की जो है लॉर्ड डेस्टिनी, मीनिंग अभी कहाँ आया ये लफ्ज भाई, अभी तो आया नहीं है। तो राइट, द किंग ऑफ द डेन्स। डेन्स कौन थे? डेनमार्क। डेनमार्क छोटा मोटा मुल्क नहीं था जैसे आज है। उस जमाने में डेनमार्क डेन कहलाता था, और यहाँ के बादशाहों ने इंग्लैंड पर भी हुकूमत की है, ठीक है ना। तो बहुत बड़ी रियासत थी। तो किंग ऑफ डेन्स जिसका नाम था रुदगर, उसने मेड हॉल बनाया था समंदर के किनारे। बहुत बड़ी किला नुमा महल था, और इसका नाम रखा था यूरोप। इट इज द मोस्ट स्प्लेंडेड हॉल इन द वर्ल्ड। दुनिया में सबसे आलीशान हॉल था ये। एवरी नाइट द किंग एंड हिज टेन्स गैदर देयर टू फीस्ट एंड एंजॉय द सॉन्ग्स ऑफ द ग्लीमैन। हर रात किंग और उसके जो दरबारी होते थे, टेन्स का मतलब यहाँ के दरबारी, सारे जमा होते थे जश्न मनाने के लिए, और खाना पीना चलता था, पीना पिलाना चलता था, और वो सॉन्ग्स वगैरह गाया करते। ग्लीमैन कहते हैं उन लोगों को उस जमाने के लिहाज से, जो अमूमन दास्तान कहते हैं कहानी को यार, लोक दास्तान, LOK, लोक उर्दू में। ग्लीमैन कहते हैं उस जमाने के उन लोगों को जो खुश करने का काम किया करते थे, गा के बजा के लतीफे सुना के, इस तरह से ये सारे जो हैं लोग जमा हुआ करते थे। तो एक तरह से अय्याशियों का अड्डा था ये। अगर मेड का मतलब देखें आप, MEAD, मेड, तो ये एक किस्म की शराब का नाम है। तो मेड हॉल नाम से आप समझ गए होंगे किस तरह का हॉल होगा। एवरी नाइट, अच्छा, वन नाइट आफ्टर दे हैव गॉन टू स्लीप, एक रात जब ये सब के सब सो गए, तो क्या हुआ? तो हुआ ये कि अ फ्राइटफुल मॉन्स्टर कॉल्ड ग्रैंडल कम्स। एक खौफनाक किस्म का मॉन्स्टर, भूत, ड्रैगन टाइप का, वो आ जाता है। ही ब्रेक्स इनटू द हॉल। ब्रेक इनटू का मतलब है घुसना, वो घुस गया हॉल में। किल्स 30 ऑफ द स्लीपिंग वॉरियर्स। अब 30 दरबारी फौजी सो रहे थे, उनको खा गया वो, मार दिया उसने। कैरीज ऑफ देयर बॉडीज एंड डेवर्स देम इन हिज लेयर अंडर द सी। उसने उठाई उस 30 अफराद की बॉडीज और ले गया कहाँ? समंदर में अपने रिहाइश पर। द अपॉलिंग विजिट स्पीडली रिपीट्स। अब इस तरह के उसके जो विजिट थे वो बार बार होते रहे। एंड फियर एंड डेथ रीन इन द ग्रेट हॉल। और इस पूरे हॉल में एक खौफ और दहशत का और मौत का साया मंडलाने लगा। द किंग्स वॉरियर्स फाइट एट फर्स्ट। शुरू शुरू में किंग के जो जंगजू सिपाही थे वो लड़े, बट फ्ली, मगर भाग लिए थे। When they find that no weapon can hurt the monster, जब उन्होंने देखा कि उनका कोई हथियार उस मॉन्स्टर पर असरअंदाज नहीं हो रहा, the splendid Mad Hall is left deserted and silent. वो आलीशान मैड हॉल जो बनाया गया था, फिर वो सुनसान वीरान छोड़ दिया गया। For 12 winters, Grendel's horrible raids continue. 12 साल तक, यानी 12 सर्दियों के मौसम गुजर गए, यानी 12 साल गुजर गए, और ये खौफनाक हमले जो हैं जारी रहे। एंड जॉय इज चेंज टू मॉर्निंग अमंग द डेन्स। और डेन्स के दरमियान, यानी डेनमार्क के रहने वाले, डेन उस वक्त इंग्लैंड का इलाका भी था, और आसपास का इलाका डेनमार्क तक पूरा फैला हुआ था। डेन्स जो थे, पूरे यूरोप पर इन्हीं की हुकूमत थी शुरू में। डेन्स जो था, उनकी खुशियां जो थी वो गम में बदल गई। जॉय जो था वो मॉर्निंग में, सोग में बदल गया। बेowulf is the nephew of Hegelic, king of the Geats.
हु लिव इन ज्यूटलैंड, डेनमार्क। डेनमार्क का इलाका था ज्यूटलैंड। लेयर कहते हैं जहां पर वो रहता था, जैसे शेर की कछाड़ होती है ना, इस तरह से। तो ज्यूटलैंड, मैंने बताया था कि कबीला था ज्यूट। तो ज्यूट जो इंग्लैंड में आए थे वो ज्यूटलैंड से आए थे, ठीक है ना। और हाँ, तो जनाबे वाला, लेयर के मीनिंग है जैसे शेर के लिए डेन होता है ना, या हम कहेंगे कि हम्म, हाँ, डेन का लफ्ज है कछाड़, जिसे हम कहते हैं शेर की कछाड़ होती है, इस तरह से उसकी भी एक सोने की जगह थी जहां वो रहता था, उसको लेयर कहा है। अच्छा, ज्यूटलैंड जो है डेनमार्क का एक प्रोविंस था जहां पर ज्यूट्स रहा करते थे। ज्यूट्स वो कबीला था जिन्होंने इंग्लैंड में आकर कब्जा किया था। एंग्लेस, सैक्सन्स, मर्सियंस एंड ज्यूट्स, मैंने 4 नाम लिए थे शुरू में। तो ज्यूटलैंड के इलाके में किंग ऑफ गीट्स गीट्स वो लोग थे जो, जिनका एक बादशाह था जिसका नाम था हेजलिक। उसका भतीजा था जिसका नाम था बेowulf। ही इज अ ग्रेट हीरो नोटेड फॉर हिज स्ट्रेंथ एंड ब्रेवरी। अपनी ताकत और बहादुरी की वजह से वो बहुत मशहूर था एज अ हीरो। अच्छा, ये दास्तान है, हकीकत नहीं है। When he hears that Hrothgar, the good friend of his uncle, is in great trouble, जब उसने सुना कि हिरोदगर जो उसके अंकल यानी हेजलिक का करीबी दोस्त था वो बड़ी मुश्किल में है, he determines, उसने फैसला कर लिया, उसने ठान ली, to help the unhappy king, कि वो इस unhappy king की मदद करेगा। Then he crosses the sea with 14 soldiers to rid Hrothgar of the monster। फिर उसने समंदर पार किया और इस तरफ आया, इंग्लैंड की तरफ, और डेन्स की तरफ आया, और 14 सोल्जर्स वो अपने साथ लाया था समुद्री रास्ते से, हिरोदगर की मदद करने के लिए, उसकी जान छुड़ाने के लिए उस मॉन्स्टर से। When they get there, they are given a feast of welcome in the hall। अब जब वो वहां पहुंचे तो बादशाह की तरफ से, हिरोदगर की तरफ से, बेowulf और उसके साथियों को रात का खाना और एक जश्न का इंतजाम किया गया उसी हॉल में, मैड हॉल में। एंड देन दे लाई डाउन इन द हॉल फॉर द नाइट, और फिर वो उसी हॉल में पड़ गए, वहीं लेट गए, सो गए रात के लिए। एट मिडनाइट ग्रैंडल कम्स एंड किल्स वन ऑफ द बेowulf सोल्जर्स। आधी रात को ग्रैंडल आया, जो मॉन्स्टर था उसका नाम ग्रैंडल है, उसने आकर बेowulf के एक सिपाही को मार दिया। बेowulf हैज अ हैंड टू हैंड फाइट विद हिम। बेowulf का उसके उसके साथ दू बदू लड़ाई हुई, हाथापाई हुई। फाइनली ही रेंचेस ऑफ वन ऑफ द मॉन्स्टर्स आर्म्स। बिलाखिर बेowulf कामयाब हो गया मॉन्स्टर के एक हाथ को रेंच करने में, यानी तलवार की मदद से काट देने में। देन द मॉन्स्टर फ्लीज टू हिज डेन एंड डाई। देखो डेन का वर्ड आ गया ना, फिर वो मॉन्स्टर फरार हो गया अपने डेन की तरफ। तो डेन पहले लेयर कहा था, अब डेन कह रहे हैं, दोनों सेम मीनिंग है, और मर गया वो मॉन्स्टर। द नेक्स्ट नाइट ग्रैंडल्स मदर डिसेंड्स अपॉन द हॉल टू एवेंज हर सन। अगली रात ग्रैंडल की माँ, जो उससे भी बड़ी मॉन्स्टर थी, वो अपने बेटे का इंतकाम लेने के लिए इस हॉल में उतरी। शी कैरीज अवे द किंग्स डियरेस्ट फ्रेंड, और वो अपने साथ किंग के करीबी दोस्त को ले गई। इन द मॉर्निंग बेowulf chases her into her lair and slays her with a sword wrought by the giants hanging on the wall। सुबह जब हुई तो बेowulf ने उसका पीछा किया उसकी लेयर तक, उसके डेन तक। स्लेज हर विद अ स्वॉर्ड, और तलवार की मदद से उसे मार डाला। wrought by the giants hanging on the wall, और बड़े बड़े जाइंट जो थे वो दीवारों पर लटके हुए थे, वो उसने वहां देखे। when he finds the corpse of Grendel, जब उसने ग्रैंडल की लाश देखी तो he cuts off his head and brings it back triumphantly। तो वहां फिर बेowulf ने
ग्रैंडल की जो मदर थी उसका सर काटा और उसे फातिहाना अंदाज में अपने साथ लेकर वापस आ गया। द डेन्स अवॉर्ड हिम मैनी ट्रेजर्स, डेन्स ने उसे बहुत सारे खजाने के मुंह खोल दिए इनामात के तौर पर। एंड बेवुल्फ रिटर्न्स टू हिज अंकल हैप्पीली, और बेवुल्फ अपने अंकल के पास खुशी खुशी चला गया। अब देखिए ये बच्चों वाली दास्तान है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि उस जमाने के जो एंग्लो सैक्सन सोसाइटी थी उसके लोग कितने सीधे साधे भोले भाले होते थे। तो इस किस्म की कहानियां सुनकर, नज्म की शक्ल में सुनकर, और खुश हो जाते थे। ठीक। तो इंसान उस जमाने का इतना ही सीधा साधा होता था। ठीक है ना। वो चालाकियां और वो सारी चीजें, देखिए मैं बताऊं आपको, एंग्लो सैक्सन पोइट्री में एक मिसाल मिलती है। वर्स लिखे जाते थे, जैसे आज वर्स लिखते हैं हम, तो दो लाइंस होती हैं एक वर्स में। एक वर्स में दो लाइन होती है, एक शेर में दो मिसरे होते हैं। अच्छा, आज के दौर में दोनों मिसरे ऊपर नीचे लिखे जाते हैं। इंग्लिश पोइट्री इसी तरह लिखी जाती है, ऊपर नीचे दो मिसरे लिखे जाते हैं। उस जमाने में ऊपर नीचे नहीं लिखे जाते थे, आमने सामने दो मिसरे लिखे जाते थे। जैसे कॉपी के पीछे कौमी तराना लिखा होता है ना, तो आमने सामने दो मिसरे लिखे होते हैं। बिल्कुल इस तरह से उस जमाने में एंग्लो सैक्सन पोइट्री लिखी जाती थी। दो मिसरे हैं, दोनों पैरेलल आमने सामने लिखे जाते थे, ऊपर नीचे नहीं लिखे जाते थे। और इतनी सिंपल पोइट्री होती थी। मैं एक वर्ड सुनाऊं आपको तो आप हंसेंगे। व्हाट इज द सन, व्हाट इज द सन, ये एक लाइन है। अब दूसरी लाइन क्या है? आई ऑफ द स्काई। अब अगर देखा जाए तो बहुत ही सादा सी शायरी है कि सूरज क्या है? आसमान की आंख है ना। तो उस जमाने के लोग इतने सादे थे, कहानियां भी सादी थी, दास्तानें भी बहुत सादा होती थी, और बहुत सादा किस्म की शायरी होती थी। लेटर ऑन, बाद में बेओवुल्फ इनहेरिट्स द क्राउन फ्रॉम हिज अंकल। बाद में बेओवुल्फ को अपने अंकल से वरासत में तख्त ताज मिल गया। एंड हैज reigned ओवर द किंगडम फॉर 50 years, 50 साल उसने हुकूमत की अपनी सल्तनत पर। ही इज अ नाइस किंग, लव्ड एंड रिस्पेक्टेड बाय हिज पीपल। बहुत अच्छा किंग था, सब उससे मोहब्बत करते थे, उसकी इज्जत करते थे। बट अ डिजास्टर बिफॉल्स हिज किंगडम, मगर उसकी सल्तनत पर एक सानेहा हुआ। अ फायर स्प्यूइंग ड्रैगन that lives on a mountain begins to devastate the land of his kingdom. आग उगलने वाला एक ड्रैगन जो मुंह से आग निकालता था, वो हमला किया उसने पहाड़ी के ऊपर से उसकी जमीनों पर, और सारी जमीनों को जला के राख कर दिया। बिकॉज इट थिंक्स somebody has stolen a golden cup from the mountain cave। कहा जाता था कि आ, उस ड्रैगन का काम ये था कि पहाड़ों में 300 साल से एक गोल्डन कप था, सुनहरा प्याला था, जिसकी हिफाजत वो ड्रैगन करता था, और किसी ने वो वहां से चुरा लिया। तो वो इस जमीन पर इसलिए बार बार हमला करता था। देयरफॉर द एंग्री ड्रैगन डिटरमाइंस टू पनिश द पीपल ऑफ द किंगडम। उसने तय कर लिया कि मैं इस किंगडम के लोगों को सजा दूंगा, उस ड्रैगन ने। इट स्प्यूज फायर एवरी डे टू बर्न द लैंड एंड किल द पीपल। अब रोज ड्रैगन आया करता और वहां के लोगों पर अपनी मुंह से आग उगलता था और वहां के लोगों को जलाकर राख कर देता था। To save his people from this disaster, with 11 chosen warriors, the aged king goes to fight against the dragon. अब जाहिर है कि बेowulf भी बुढ़ा हो चुका था। अपने साथ 11 जंगजू साथियों को लेकर वो पहाड़ी की तरफ गया उस ड्रैगन से लड़ने, अपनी कौम को बचाने के लिए। इन दी एंड द ड्रैगन इज किल्ड। आखिर में बेowulf उस ड्रैगन को मार देता है। बट बेowulf इज सिवियरली वोंडेड ड्यूरिंग द बैटल। मगर इस जंग में बेowulf खुद भी शदीद जख्मी हो जाता है। ही डाइज अ हीरोइक डेथ। और बेowulf खुद जानिसारी की मौत मरता है, हीरोइक डेथ मरता है। द पोम एंड्स विद द सीन ऑफ द ग्रैंड फ्यूनरल हेल्ड फॉर द हीरो बाय हिज पीपल। और इस पोम की आखिरी लाइंस में जो है दिखाया गया है कि किस तरह से लोगों ने अपने इस अजीम हीरो की तदफीन और उसको दफन किया। राइटिंग फीचर्स ऑफ द पोम। अब इस नज्म के जो राइटिंग फीचर्स हैं, जो तहरीर की खसूसियात हैं, वो क्या है? इट इज नॉट अ क्रिश्चियन बट अ पैगन पोम। ये कोई ईसाइयत की दास्तान नहीं है, बल्कि ये हीदन कल्चर की कहानी है, नज्म है। डिस्पाइट द क्रिश्चियन फ्लेवर गिवन टू इट बाय द मोनेस्ट्री,
स्क्राइब हु रोट इट डाउन। अब चूंकि ये सुनी और सुनाई जाती थी, लेकिन आपको पता है कि 9th और 10th सेंचुरी में इसे लिखा गया। अच्छा, 9th और 10th सेंचुरी में जब इसे लिखा जा रहा था तो उस वक्त इंग्लैंड में कैंटरबरी चर्च डेवलप हो चुका था, और उस जैसे कई चर्च डेवलप हो चुके थे जो कैंटरबरी चर्च के अंडर में काम करते थे। मोनेस्ट्री का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, मैं ये वजाहत करना चाहूंगा यहाँ पर क्योंकि ये लफ्ज नया है आपके लिए। देखिए, जब कैंटरबरी चर्च बना, अब मैं यहाँ पे थोड़ी सी चैप्टर को यहाँ रोक कर एक्सप्लेन कर रहा हूँ मोनेस्ट्री को। इंग्लैंड में जब सबसे पहले कैंटरबरी चर्च बना, कैंट में, कैंटरबरी में, जो अब कैंट कहलाता है, तो ये एक चर्च था। और जो एंग्लो सैक्सन फ्यूडल लॉर्ड्स थे, उनकी चूंकि जागीरदारी को चैलेंज कर रहा था, तो वो हमले किया करते थे इस चर्च पर। इस चर्च को बचाने के लिए सबसे पहली कुर्बानी, अपनी जान की कुर्बानी देने वाला शख्स जो था, वो चर्च का फादर था, जिसका नाम था सेंट थॉमस बेकेट। आज भी वहां सेंट थॉमस बेकेट की कब्र चर्च के चर्चयार्ड में, सहन में बनी हुई है। और पूरे यूरोप से, इंग्लैंड से खास तौर से, लोग कैंटरबरी चर्च में सेंट थॉमस बेकेट की कब्र पर नजराने चढ़ाते हैं जा जाकर, और इसकी जियारत पर जाते हैं, और कहते हैं कि वहाँ सोने और चांदी के सिक्के या जेवरात जब नजराने के तौर पर चढ़ाए जाते हैं तो उनकी दुआएं कबूल होती है। ये उनका अकीदा है आज भी, खास तौर से रोमन कैथोलिक्स का। अब उस वक्त तो इंग्लैंड में सिर्फ रोमन कैथोलिक्स ही थे, जो रोमन क्रिश्चियनिटी लेकर आए थे वही थे। तो उनके यहाँ निज़ाम ये था, अब मैं निज़ाम समझा रहा हूँ, जरा समझिएगा रोमन कैथोलिक्स का उस जमाने का, कि कैंटरबरी चर्च था सबसे बड़ा चर्च। तो रोजाना उसमें इबादत हुआ करती थी। एंग्लो सैक्सन पीपल जो है आकर बैठ जाते थे और गौर से देखा करते थे, सुना करते थे चर्च में जो जो बातें हो रही। एक बड़ा जो बैरियर था रोमन्स और एंग्लो सैक्सन्स के दरमियान, दैट वाज द लैंग्वेज बैरियर। द रोमन्स स्पोक लैटिन, एंग्लो सैक्सन people used Anglo-Saxon dialect. They could not understand Latin language. तो चर्च के अंदर क्लर्जीमैन, यानी जिसे हमारे यहाँ खतीब भी कहते हैं, बाइबल पढ़ता था, वो लैटिन में होती थी। एंड द एंग्लो सैक्सन पीपल could not understand even a single word of that Bible in Latin because they didn't know the Latin language. At last, the Romans, the Roman monks and nuns decided to adopt a new method of preaching. They made a stage in the church. And when biblical incidents, any incidents discussed in the Bible, were read by the clergymen in Latin language, the Roman monks and nuns used to come onto the stage and tried to act and perform upon the verses which were read by the clergymen. अभी उर्दू में भी एक्सप्लेन कर दूंगा मैं. In this way, most of the Anglo-Saxon people could understand, were able to understand what was done on the stage, and that was the same thing which was read by the clergyman. तो यूं ड्रामे की इब्तिदा चर्च के अंदर से हुई. इंग्लिश लिटरेचर में ड्रामे की इब्तिदा चर्च के अंदर से हुई. पहला ड्रामा चर्च में हुआ, और ये ड्रामा करना वक्त की जरूरत थी. एंग्लो सैक्सन दायरे लैटिन लैंग्वेज नहीं जानते थे, तो जब क्लर्जीमैन लैटिन लैंग्वेज में बाइबल में मौजूद नबियों के और
नेक लोगों के वाकयात पढ़ता था, तो मॉन्क्स एंड नन्स जो होते थे वो आकर स्टेज पर एक्ट करते थे उस पर, और एक्टिंग और इशारों के साथ एक्टिंग करते थे ताकि एंग्लो सेक्सन्स की समझ में तो आए कि क्या पढ़ा जा रहा है। ऐसे प्लेस को कहा जाता था मिस्ट्री प्लेस। मिस्ट्री प्लेस। तो यूं चर्च के अंदर से ड्रामा शुरू हुआ। बहरहाल मैं इस पर डिस्कस नहीं कर रहा, ड्रामे की हिस्ट्री बताऊंगा तो फिर उस वक्त इस चीज को ज्यादा डिटेल में डिस्कस करूंगा। तो होने ये लगा कि लोग रोज आते थे, और एक्टिंग देखने के लिए तो और इंटरेस्ट के साथ आते थे। लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि भाई हमें खेती बाड़ी भी करनी होती है, एग्रीकल्चरल फार्म्स भी हैं उनके, और जानवरों को, माल मवेशी को भी देखना होता है, घर बार भी देखना होता है। तो उन्होंने कहा भाई रोज रोज का मत रखो। तो ये तय हुआ कि एवरी संडे आप आ जाया करें। तो फिर पूरे हफ्ते इबादत कैसे करेंगे? तो उन्हें इजाजत मिल गई कि वो अपने अपने छोटे छोटे गांव देहातों में छोटे छोटे चर्च बना लें। उन चर्च में कैंटरबरी चर्च की तरफ से दो दो चार चार मॉन्क्स भेज दिए जाते थे, जो वहाँ के फादर के तौर पर खिदमत, पादरी के तौर पर खिदमत सर अंजाम देते थे। अब जाहिर है कि ये सारे चर्च जो बन गए आसपास के गांव देहातों में, शहरों में, ये कैंटरबरी चर्च को फॉलो करेंगे। मेन चर्च तो वही ना, कैंटरबरी चर्च। तो इस तरह से पूरी एक क्रिश्चियन कम्युनिटी बन गई दैट वाज वर्किंग अंडर द कैंटरबरी चर्च। ऐसी क्रिश्चियन कम्युनिटी को रोमन कैथोलिक्स के यहाँ मोनेस्ट्री कहते हैं। अब मोनेस्ट्री समझ में आ गई तो मैं आगे बढ़ूं। थोड़ा मुश्किल कॉन्सेप्ट था, मैंने बड़ी समझाने वाले अंदाज में बताया है। अगर समझ में आ गया तो मैं आगे बढ़ूं, या कोई सवाल है तो कर लें। हम्म। यस। एनी क्वेश्चन? ब्रीफली एक्सप्लेन। अच्छा, अब्दुल ये बताओ ब्रीफली का मतलब क्या होता है? ऐसे ही पूछ रहा हूँ यार, ब्रीफली का क्या मतलब? इन शॉर्ट। शुक्र है यार, तुम्हें मालूम है, क्योंकि बहुत से लोग ब्रीफली का मतलब समझते हैं तफसील से। ब्रीफली का मतलब होता है खुलासा, मुख्तसरन। थैंक यू भाई, और बुरा नहीं मानना, मैंने सबको बताने के लिए पूछा है तुमसे। हम्म। तो बहुत से बच्चे जो है ना ये समझते हैं कि ब्रीफली का मतलब होता है इन डिटेल, ऐसा नहीं है। एक चर्च है कैंटरबरी चर्च, उसके अंडर में आसपास के गांव देहातों में छोटे छोटे चर्च बन गए। तो ये पूरी एक कम्युनिटी बन गई। ये सारे छोटे छोटे चर्च जवाबदेह हैं कैंटरबरी चर्च को, और इनके सारे मसाइल कैंटरबरी चर्च से हल होंगे। कैंटरबरी चर्च ही इन चर्चेस को लुक आफ्टर करेगा। ये पूरी एक मोनेस्ट्री बन गई। अब सुनो, एक चर्च में आमतौर पर कितने लोग होते हैं? देखो, जैसे हमारे यहाँ मस्जिद में एक मौज़न साहब होते हैं, एक इमाम साहब होते हैं, एक खतीब साहब होते हैं, एक जो होते हैं मस्जिद के खजांची होते हैं, एक वो मस्जिद के जो हैं लुक आफ्टर करते हैं, साफ सफाई का ख्याल रखते हैं। तो एक कमेटी सी बन जाती है। क्रिश्चियंस के यहाँ एक अजीब तमाशा था, रोमन कैथोलिक्स के यहाँ, जिसकी मुखालफत खुद क्रिश्चियंस ने की। प्रोटेस्टेंट्स ने बहुत मुखालफत की थी इसकी आगे जाकर। तो बात यह है कि रोमन कैथोलिक्स के यहाँ चर्च में इतने लोग नहीं होते थे जितने उनके चर्च के लोग होते थे। भाई 100 150 तो मॉन्क्स एंड नन्स होते थे। अच्छा, चर्च का मतलब होता था कि उसी में स्कूल है, उसी में हॉस्पिटल है। ये बात समझ लो आज। उस जमाने के चर्च को डिस्कस कर रहा हूँ मैं, और ये बहुत जरूरी है समझना यार। बहुत सारी चीजें आज दिमाग में खुल जाएंगी तुम्हारे। डबल क्लास है, परवाह नहीं करना। तो चर्च का मतलब एक बड़ी सी बाउंड्री में एक चर्च है, एक हॉस्पिटल है, एक स्कूल है, एक छोटा सा कब्रिस्तान है। ये सब कुछ एक ही बाउंड्री में होता था। इसे आज के दौर में हम कहते हैं कॉन्वेंट।
आज के दौर में कॉन्वेंट, और कॉन्वेंट में अब सिर्फ एक स्कूल होता है और एक चर्च होता है। पहले सिर्फ स्कूल और चर्च नहीं होते थे, बाकी सब कुछ होता था। अब लोग इलाज कराने जा रहे हैं तो कॉन्वेंट में जा रहे हैं, वहां वहीं हॉस्पिटल है चर्च के अंदर। अब हॉस्पिटल के अंदर मरीजों की तीमारदारी कौन करेगा? तो ये जो नन्स होती थी, नन, नन वो लड़कियां हैं जो अपनी पूरी जिंदगी वक्फ कर देती हैं रिलीजन के लिए। ना वो शादी करती हैं, ना वो किसी से मेल मिलाप, ना कुछ, जमाने से दूर, हॉस्पिटल में मरीजों की निगरानी। उनके यहाँ चर्च में एक भीड़ होती थी, 100 150 तो होते थे मॉन्क्स एंड नन्स। फिर कोई मॉन्क या नन, मॉन्क सीरियस सीनियर हो जाता था तो वो मॉन्क से बड़ा बन जाता था, उसे कहते थे समनर। समनर कौन होता है? समन का मतलब है बुलाना, समनर बुलाने वाला। जैसे हमारे मौजन, तो इज़्न का मतलब है हुक्म देना, अजान का मतलब बुलावा है ना। और मौजन क्या है? बुलाने वाला। तो इसी तरह उनके यहाँ भी समनर, जो चर्च की तरफ लोगों को बुलाता है, दावत देता है। फिर समनर से बड़ा होता है, तो कई समनर्स होते हैं एक चर्च में, बड़े चर्च में। फिर समनर्स के बाद उनसे बड़ा होता है जिसे हम कहते हैं पार्सन। पार्सन कौन होता है? जो मुबल्लिग होता है, वो जगह जगह जाकर तबलीग करता है, मकसद चंदा इकट्ठा करना होता है। उससे ऊपर होता है पार्डनर। पार्डनर कौन होता है? जो लोगों की कन्फेशन सुनता है कि भाई मुझसे ये गुनाह हो गया, मैं इसका एतराफ करता हूँ। तो पार्डनर जो है वो सुनने के बाद बताएगा इतनी सोने की अशरफियां चर्च में जमा करा दो, तुम्हें पोप का लिखा हुआ माफीनामा मिल जाएगा, ये गुनाह तुम्हारा माफ। ये माफीनामा कब्र में रख देना, कयामत के दिन फरिश्ते देख लेंगे। ये रोमन कैथोलिक्स का मजहब है। फिर पार्डनर से ऊपर होते थे क्लर्जी। क्लर्जी मैन वो होते थे जो चर्च में इतवार के इतवार खुतबा देते थे, ये क्लर्जी मैन होते थे, खतीब। फिर इससे ऊपर होते थे बिशप, जो इन सब के हेड होते थे। और बिशप्स कई होते थे, उन सब का जो हेड होता था वो कहलाता था आर्क बिशप। वो आर्क बिशप उस चर्च का हेड होता था। अब कैंटरबरी चर्च का जो आर्क बिशप होता था, वो सिर्फ कैंटरबरी चर्च का हेड नहीं होता था, बल्कि कैंटरबरी चर्च की जो मोनेस्ट्री वर्क कर रही है, अब मोनेस्ट्री में बता चुका हूं, जो पूरी कम्युनिटी है, आसपास के गांव देहातों के छोटे छोटे चर्च जो उसके अंडर में आते हैं, उन सब का भी वो हेड होता था, और वो कहलाता था एबट। एबट, ABBOT, एबट। और ये एबट ऑफ, एबट हर मोनेस्ट्री का होता था। तो अगर मैं आगे बढ़ूं तो 12th और 13th सेंचुरी तक पहुंचते पहुंचते इंग्लैंड में कई मोनेस्ट्रीज डेवलप हो चुकी थी। हर मोनेस्ट्री का एक एबट होता था। ये बात समझ में आ रही है? हर मोनेस्ट्री का एक एबट होता था। फिर हम जब आते हैं 1603 में, 1603, that was the year of the death of Queen Elizabeth I and the beginning of the King James I। किंग जेम्स वन की बादशाहत का आगाज था। दैट वाज 1603। उस वक्त इंग्लैंड में 106 मोनेस्ट्रीज थी, 106 मोनेस्ट्रीज थी। ठीक है, हर मोनेस्ट्री का एक एबट होता था, तो 106 एबट थे। मगर एक और बात सुने अब यहां पर, जो एबट ऑफ कैंटरबरी होता था, कैंटरबरी चर्च का जो एबट होता था, वो सारे इंग्लैंड के एबट्स का हेड होता था। वो 105 एबर्ट्स का हेड होता था अकेला। कैंटरबरी चर्च के एबर्ट की ये पोजीशन थी। ये बात समझ में आ गई तो मैं एक स्टेप और आगे बढ़ूंगा। देखें, इस तरह से MA इंग्लिश के बच्चे को कोई नहीं पढ़ाएगा, इवन यूनिवर्सिटी में भी नहीं पढ़ाएगा, मैं गारंटी से कह रहा हूं आपको। फीडबैक जरूर दीजिएगा क्लास के बाद। तो हुआ ये कि जो पूरे इंग्लैंड का एबट होता था, एबट ऑफ कैंटरबरी,
पोप ऑफ रोम, जो चर्च ऑफ रोम में बैठता था और पूरी दुनिया के क्रिश्चियंस का मजहबी पेशवा होता था, ठीक है ना, तो वो नंबर 1 होता था, पोप। उसके बाद उस मुल्क का जो एबट होता था वो सेकंड होता था, उसके नीचे फिर एबट्स वगैरह होते थे। तो जो एबट ऑफ कैंटरबरी था इंग्लैंड में, उसकी नेक्स्ट प्रमोशन क्या होती थी? नेक्स्ट प्रमोशन, उसने पोप ऑफ रोम के हुक्म से इंग्लैंड का चांसलर ऑफ द किंगडम बनना होता था। क्या बनना होता था? चांसलर ऑफ द किंगडम। अब ये चांसलर ऑफ द किंगडम क्या होता है? चांसलर जर्मन लैंग्वेज का वर्ड था। चांसलर का मतलब वही है जो आज इंग्लिश में प्राइम मिनिस्टर का मीनिंग है, ठीक है ना। तो बादशाहत के जमाने में किंग होता था और किंग के फौरन बाद चांसलर होता था, ठीक है। बेटा इसको मैक्स को लेके जाओ यहाँ से। हाँ जी, क्या हुआ? क्या हुआ? चलो तुम भी ऑनलाइन आ जाओ। ये देखो भाई, ये मेरा पालतू है मैक्स। जाओ बेटा इसको लेके जाओ, शाबाश, क्लास डिस्टर्ब कर रहा है। अच्छा जी, तो एबट ऑफ कैंटरबरी जो है वो प्रोमोट होता था तो चांसलर ऑफ किंगडम बनता था, ठीक है। और ये था पूरा सिलसिला। अब सुने गौर से। तो ये जो हमने मोनेस्ट्री का लफ्ज एक्सप्लेन किया था, वहां से कहानी शुरू हुई थी और कहां तक पहुंची? चांसलर ऑफ किंगडम तक। ये जरूरी था यहाँ रुककर समझाना, क्योंकि आगे बार बार आएंगे अल्फाज। इट इज नॉट अ क्रिश्चियन बट पैगन पोम। बेओवुल्फ क्रिश्चियन पोम नहीं है, पैगन पोम है। Despite the Christian flavor given to it by the monastery scribe who wrote it down. अब मोनेस्ट्री स्क्राइब किन्हें कहते हैं? किसी मोनेस्ट्री में, चाहे वो कैंटरबरी की ही मोनेस्ट्री क्यों ना हो, कुछ लोग ऐसे होते थे जो लिखने का काम करते थे, वो मोनेस्ट्री स्क्राइब या मोनेस्ट्री स्क्राइबर कहलाते थे। बेसिकली स्क्राइब का मतलब है लिखना या लिखने वाला। उन्होंने जब लिखा तो उसके अंदर थोड़ा सा क्रिश्चियन फ्लेवर शामिल कर दिया, यानी उसमें क्रिश्चियन गॉड का जिक्र भी आ गया और इस तरह की चीजें आ गई। तो वो बेओवुल्फ जो हीदन्स की स्टोरी थी, वो उसमें थोड़ा सा ईसाइयत का भी फ्लेवर आ गया। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ एन एडवांस्ड पैगन सिविलाइजेशन। मेरी पिक नहीं है, मेरी पिक तो आएगी भी नहीं। आपको पेज दिखाई दे रहा है जो लिखा हुआ है सामने, जिसे मैं रीड कर रहा हूँ? बस ये पेज देखना है आपने। पिक्चर तो मेरी साइट पर चल रही है, छोटे से डब्बे में आ रही है, ठीक है। मोबाइल को स्वाइप करेंगे तो आएगी। अच्छा ये क्यों नहीं आ रही मैं बताता हूँ। हुसैन ने अपनी वीडियो ऑन कर रखी है। हुसैन अपनी वीडियो ऑफ करें। हुसैन, हुसैन अपनी वीडियो ऑफ करें। चले, अब आ रही है मेरी वीडियो? मेरी तस्वीर एक कोने में आ रही है? ओके, अब सुनिएगा। तो ये पैगन सिविलाइजेशन की बनाई हुई कहानी थी। बेसिकली द होल पोम प्रेजेंट्स टू अस एन ऑल राउंड पिक्चर ऑफ द ट्राइबल सोसाइटी। इस पोम को पढ़ने से फायदा क्या होता है कि एंग्लो सेक्सन्स का जो ट्राइबल सोसाइटी थी, कबायली मुआशरा था, वो पूरी तरह से खुलकर सामने आता है। द सोशल कंडीशंस एंड कस्टम्स कैन बी क्लियरली सीन इन द पोम। जो मुआशरती हालात थे और जो उनके रस्म रिवाज थे वो भी वाजे तौर पर सामने आते हैं पोम के अंदर। इस पोम के ऊपर बहुत सी मूवीज बनी है यूट्यूब पर, एंग्लो सेक्सन पीरियड की जो पोइट्री वगैरह है, तो वो जो उसके ऊपर मूवीज बनी हुई हैं ओल्ड एजेस की, वो मैं यहाँ डिस्कस नहीं करूंगा। खैर आप लोग खुद ही देख लीजिएगा, वो डिस्कस करने के काबिल नहीं है, ठीक है ना। तो वो पूरा कंडीशंस इसके अंदर बेवुल्फ में डिस्कस होती है। इट हेल्प्स अस अ लॉट व्हेन वी स्टडी द प्रिमिटिव सोसाइटी ऑफ यूरोप। अब हम अगर यूरोप की कदीम मुआशरे को, प्रिमिटिव सोसाइटी को स्टडी करना चाहें तो बेवुल्फ इज
a good thing to help us. So the poem has a great social significance. इस पोम की मुआशरती अहमियत बहुत ज़्यादा है। फिर इसके बाद हम देखते हैं द यूज ऑफ स्ट्रॉन्ग स्ट्रेसेस एंड द प्रीडोमिनेंस ऑफ कॉन्सोनेंट्स आर नोटेबल इन द पोएटिकल लाइन्स। जो लाइन्स हैं, मैं आपको लाइन्स भी दिखाऊंगा आगे चलकर, कुछ लाइन्स अभी दिखाऊंगा मैं आपको। उन लाइन्स के अंदर अगर आप देखें तो कॉन्सोनेंट्स की भरमार है, वॉवल्स कम है। जैसे आज हम लिखते हैं ना, बहुत सारे वर्ड्स तो बीच में वॉवल्स आते हैं, जब तो वर्ड बनते हैं। वॉवल क्या है? वर्ड मेकर। उस जमाने में ऐसा नहीं था, कॉन्सोनेंट्स की भरमार होती थी, वर्ड खुद ही बना लिया करते थे लोग। जैसे नोटेबल लिखा है, इसमें से अगर मैं ओ और ए निकाल दूं या आखिर का ई निकाल दूं, तब भी वो वर्ड एज इट इज रहेगा। तो इस तरह की चीज, तो पोइटिकल लाइंस में। और स्ट्रेसेस जो थे, वो स्ट्रेसेस जो थे, मैंने शुरू की क्लासेस में बताया था, स्ट्रेस किसे कहते हैं, राइम किसे कहते हैं, और आयम्बिक पैटर्न किसे कहते हैं। तो स्ट्रेसेस जो थे वो बहुत ज़्यादा थे और बड़े स्ट्रॉन्ग थे, यानी उनको जब सुनाया जाता था तो बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रेसेस होते थे बाज वर्ड्स के ऊपर। ईच लाइन इज डिवाइडेड टू हाफ्स। एक लाइन दो टुकड़ों में ऐसे डिवाइड होती थी, तो ये दो मिसरे हम आमने सामने हुआ करते थे। ईच हाफ इज मेड टू हैव टू हैवी स्ट्रेस। एक हाफ में दो हैवी स्ट्रेस होते थे। जैसे मैंने सुनाई थी आपको, व्हाट इज द सन, आई ऑफ द स्काई। तो अब ये दो लाइंस हैं, टू हाफ्स हैं, आमने सामने लिखे हैं। स्ट्रेस व्हाट पर है और सन पर, पहली लाइन में। दूसरी लाइन में आई पर है और स्काई पर। दो स्ट्रेसेस हैं और दोनों स्ट्रॉन्ग। व्हाट इज द सन, आई ऑफ द स्काई। तो यूं स्ट्रेस है। फिर द यूज ऑफ एलिट्रिशन इज another notable feature of the poem. एलिट्रिशन, एलिट्रिशन किसे कहते हैं? तकरार को। जब एक ही आवाज बार 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 आती ना आगे पीछे, समझ समझ के समझ को समझो, समझ समझना भी एक समझ है, समझ समझ के समझ ना समझे, मेरी नजर में वो भी समझ है, तो इस तरह से अब तकरार है इसमें, एक ही लफ्ज की, एक ही आवाज की बार बार। इसे कहते हैं एलिट्रिशन। इंग्लिश लिटरेचर में, उर्दू में कहते हैं तकरार, सुनते तकरार। ये सुनत है, स्वाद नून ऐन ते। सनत नहीं है, सुनत है। सनत तो इंडस्ट्री को कहते हैं, सुनत किसे कहते हैं? स्वाद नून ऐन ते, लिखा वैसे ही जाता है जैसे सनत लिखते हैं, पढ़ते हैं सुनत। और इसके मीनिंग इंग्लिश में अगर हम करें तो यह है पोइटिक डिवाइस। पोइटिक डिवाइस, और आगे चलकर इसको कहते हैं फिगर ऑफ स्पीच। तो फिगर ऑफ स्पीच या पोइटिक डिवाइस, तकरार, एलिट्रिशन उर्दू में कहलाती है सुनते तकरार। कहीं होती है सुनते तजाद, कहीं होती है सुनते तशबी, कहीं होती है सुनते इस्तियारा, कहीं होती है सुनते तलमीह, कहीं होती है सुनते तमसील। इस तरह इंग्लिश में भी होती है। सिमिली है, मेटाफोर है, एलिट्रिशन है, बर्डन है, वगैरह वगैरह वगैरह। एलिट्रिशन बहुत ज्यादा इस्तेमाल हुआ करती थी। अच्छा, एलिट्रिशन या तकरार की जरूरत क्या है तो बता दूं आपको। जहां शायरी में मंजर कशी अहमियत रखती है, मंजर कशी, पोर्ट्रेयल ऑफ सीन, where there is the portrayal of scene gets importance in the poetry, you have to use stresses and alliterations and metaphors. तीन चीजें आपको इस्तेमाल करनी पड़ती हैं। स्ट्रेसेस जिसे बर्डन भी कहते हैं, एलिट्रेशन जिसे तकरार कहते हैं, मेटाफोर जिसे इस्तिआरा कहते हैं। अगर मेरी इस बात की तस्दीक करनी है तो उर्दू अदब में मंजर कशी का बादशाह कौन है, इसका जवाब दीजिएगा। उर्दू अदब में मंजर कशी का बादशाह किसे कहते हैं? उससे ज्यादा महारत के साथ मंजर कशी किसी ने नहीं की। एक नाम है, जल्दी से बताइए।
दबिस्तान लखनऊ से ताल्लुक है उसका, जिसने करबला पर शायरी की है। कौन है शायर, का नाम तो बताओ। मीर अनीस। मीर अनीस। जब वो मरसिया लिखता है तो अल्फाज में तलवारों की झनकार सुनाई देती है, मैदान में दौड़ते हुए घोड़ों की टाप सुनाई देती है। उसके अल्फाज का चुनाव ऐसा है, तशबीहात और इस्तिआरे ऐसे हैं कि समझना मुश्किल होता है। जैसे प्यासे थे नखले गुलशन जहरा जो आब के, प्यासे थे नखले गुलशन जहरा जो आब के, शबनम ने भर दिए थे कटोरे गुलाब के। अब ये इस्तिआरे की जुबान है, वरना करबला में गुलाब के फूल नहीं खिल रहे थे, शबनम नहीं गिर रही थी, नखल का वजूद नहीं था। नखल कहते हैं खजूर के दरख्त को, नखल कहां से आ गए वहां। दरिया के किनारे कभी शबनम नहीं गिरा करती। समझने वाला समझेगा मीर अनीस, नखले गुलशने जहरा के गुलाब किसे कह रहा है। ठीक है ना। तो तशरीह ही अलग हो जाएगी उसकी। इसी तरह से जहां कोई वाकया सुनाया जाता है, वहां अल्फाज में तशबीहात, इस्तिआरे, तकरार का इस्तेमाल जरूरी हो जाता है। ठीक। खैर वापस आइए। तो द यूज ऑफ एलिट्रिशन इज अनदर नोटेबल फीचर ऑफ द पोम। शायरी का एक अहम फीचर है एलिट्रिशन। वो आपको बहुत मिलेगा, बहुत ज्यादा मिलेगा इसमें। किसमें? बेवुल्फ में। थ्री स्ट्रेस्ड सिलेबल्स ऑफ ईच लाइन, हर लाइन में तीन तीन स्ट्रेस्ड सिलेबल्स हैं, आर अरेंज्ड इन एलिट्रेशन, और एलिट्रेशन के साथ, तकरार के साथ, विच मेक्स द होल लाइन इवन मोर इम्फेटिक, जिसकी वजह से वो लाइन बहुत इम्फेटिक हो जाती है, बाअसर हो जाती है, मौसर हो जाती है। अब सुने मेरी बात। एक छोटी सी पोम है इंग्लिश में, मैं एलिट्रेशन की इंग्लिश से भी मिसाल दे दूं आपको। फ्रॉम अ रेलवे कैरेज, पोइट का नाम बताएगा कुछ? फ्रॉम अ रेलवे कैरेज, बहुत आसान पोम है, 9-10 की क्लास में पढ़ाई जाती है आमतौर पर। faster than ferries, faster than witches, houses and hedges, hedges and ditches. अब देखिए, वो बता रहा है, इसका पोएट है रॉबर्ट लुई स्टीवनसन। कौन पोएट है इसका? रॉबर्ट लुई स्टीवनसन। स्कॉटिश पोएट है, इंग्लिश पोएट्री लिखी है उसने। जिसने किडनैप लिखा है नॉवल, जिसने ट्रेजर आइलैंड नॉवल लिखा है, उसी की पोम है रॉबर्ट लुई स्टीवनसन की, फ्रॉम अ रेलवे कैरेज। पहली दो लाइंस पढ़ें। अब वो पढ़ा रहा है रेलवे कैरेज, रेलगाड़ी के डब्बे में बैठा है वो, खिड़की से बाहर झांक रहा है, और जो जो नजर आ रहा है वो बयान कर रहा है। अल्फाज पे एलिट्रिशन देखना, आवाजों की तकरार। फास्टर देन फेरीज, फास्टर देन विचेस, हाउसेज एंड ब्रिजेस, हेजेस एंड डिजेस। अल्फाज में तेज तेज पढ़ूंगा तो अल्फाज के पढ़ने पढ़ने में तुम्हें रेलगाड़ी की आवाज सुनाई देगी। पढ़ू। faster than ferries, faster than witches, houses and bridges, hedges and ditches, houses and bridges, hedges and ditches, houses and bridges, hedges and ditches। तो क्या सुनाई दे रहा? ये है एलिट्रेशन, जो अल्फाज को आवाज देती है और उसे एम्फेटिक बनाती है। किसकी समझ में ये बात नहीं आई? बेटा लिटरेचर है, आसान नहीं है, हर एक के बस की बात नहीं है। खाला जान का घर नहीं है लोहे के चले चने चबाना है। इट इज नॉट अ पीस ऑफ केक, इट इज अ हार्ड नट टू क्रैक। कहने को सब लिटरेचर पढ़ाने वाले आ जाते हैं, आसान नहीं है। अब आइए, सुने। अब क्या हुआ इसके बाद?
नंबर 4, ये पोइट्री की इंपॉर्टेंट फीचर्स बताए जा रहे हैं, इंपॉर्टेंट फीचर्स। अ लॉट ऑफ मेटाफर्स एंड अंडरस्टेटमेंट्स आर यूज्ड इन द पोएम। मेटाफर इस्तेआरे को कहते हैं। ये लफ्ज मेटाफर कैसे बना? इस्तेआरा अरबी का एक लफ्ज है, आरियतन, ऐन से आरियतन। क्या मतलब है इसका? जैसे मैं घर से कलम लाना भूल गया, तो मैं लिखूंगा कैसे क्लासरूम में? तो मैंने अपने दोस्त से कलम ले लिया आरियतन। मैंने अपने दोस्त से आरियतन कलम ले लिया, यानी उधार ले लिया कलम। आरियतन का मतलब है उधार लेना। इससे लफ्ज बना है मुस्तार। मुस्तार कहते हैं उधार को, वो चीज जो उधार ली गई है वो मुस्तार है। मैंने कलम मुस्तार लिया है, और मुस्तार लेने के अमल को कहेंगे इस्तिआरा। अब सुने, लुगत से, डिक्शनरी से एक लफ्ज उधार ले लिया जाए कि भाई इसके एक्चुअल मीनिंग लुगत में जो भी हैं, मैं इनको अपने मीनिंग में इस्तेमाल करना चाहता हूं। जैसे शेर, लायन, लुगत में इसका मतलब है चार टांगों वाला एक ऐसा दरिंदा सिफत, जंगली जानवर जिसकी एक लंबी सी दुम हो। तो आप कहेंगे हाँ 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 सही कह रहे हैं सर। तेज धार दांत हो, पूरे जंगल में दहशत हो उसकी, उसे कहते हैं हम शेर। अब अगर मैं किसी इंसान को कहूं कि भाई वो तो शेर है शेर, तो क्या उसकी दुम निकल आई, या उसके चार हाथ पांव हो गए, या उसके दांतों पे धार लग गई? नहीं। या वो दरिंदा सिफत हो गया? नहीं। ये मैंने इस्तिआरा इस्तेमाल किया है कि जैसे शेर बहादुर होता है, ऐसे वो इंसान बहादुर है, मैं उसको वक्ती तौर पर शेर कह रहा हूं। समझ में आया मेटाफर किसे कहते हैं? ही इज द लायन। हाँ जी। सिर्फ एक अब्दुल जवाब दे रहे हैं, बाकी सब सो रहे हैं लगता है। बाकी लोग हैं भी, हैं चले गए? ऐसा तो नहीं बोर होके चले गए, पता नहीं क्या उल्टा सीधा पढ़ा रहे हैं सर, यार हम तो जा रहे हैं। जी नरजिस फातिमा बताइए, समझ में आ रहा है? गुड। A lot of metaphors and understatements are used. Understatement क्या होता है कि अल्फाज कुछ हैं, उसके अंदर मीनिंग छुपे हुए हैं। For example, the sea is called the whale road, the swan road. उस जमाने में शायरी में समंदर को सी नहीं कहते थे, सी नहीं कहते थे, वेल रोड या स्वान रोड कहते थे। अब देख लीजिए, अंडर स्टेटमेंट है। ठीक है ना? भाई वेल रोड का क्या मतलब? जहां से वेल मछली गुजरती है, या स्वान रोड जहां पे राजहंस जिस रास्ते से गुजरते हैं। सोल्जर्स आर कॉल्ड शील्ड मैन। सोल्जर्स को क्या कहते थे? शील्ड मैन। चीफ्टेंस आर कॉल्ड ट्रेजर कीपर्स। चीफ्टेन कौन? जो सरदार होते थे ना कबीलों के, वो ट्रेजर कीपर्स कहलाते थे। ह्यूमन बॉडी इज रेफर्ड टू एज द बोनस हाउस, द बोन हाउस, हड्डियों का पिंजर या घर। गॉड इज कॉल्ड वंडर विल्डर, यानी अजाइबात तख्लीक करने वाला, हैरान करने वाला। द मॉन्स्टर इज रेफर्ड टू एज सोल डिस्ट्रॉयर। रिलीजियस पोइट्री, कैडमन, कैडमन is the first known religious poem poet of England। यहां से हेडिंग चेंज होगी। हाँ जी। यहां आज बेवुल्फ का लेक्चर कंप्लीट हुआ है। अब रिलीजियस पोइट्री की बात आएगी, जिसमें कैडमन पोइट का नाम है, और उसने जो पोइट्री लिखी है दैट वाज द हिस्टोरिया इक्लिजियास्टिका। बीड्स हिस्टोरिया इक्लिजियास्टिका। इक्लिजियास्ट कहते हैं चर्च को, और हिस्टोरिया इक्लिजियास्टिका का मतलब वही है जो ऊपर मैंने बताया था, द क्रिश्चियन, द हिस्ट्री ऑफ क्रिश्चियन चर्च। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में यहीं से अपनी बात शुरू करेंगे। ठीक है भाई।